हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आज हम लोग देखते हैं एसएससी एमटीएस एसएससी एमटीएस का सेट पेपर देखते हैं। देखो, आपको बता दें भाई, आपके एग्जाम 30 सितंबर से चालू हैं और 14 नवंबर तक होने वाले हैं। ठीक है भाई। तो बहुत से बच्चों को एक ही प्रॉब्लम थी कि भाई जीएस कहाँ से पढ़ी जाए, किस तरह से इतने कम दिनों में जीएस का कुछ परसेंट हिस्सा कवर कर लें। क्योंकि हम आपको बता दें भाई, 100% तो कोई कवर नहीं करा सकता है, लेकिन 70 से 80% क्वेश्चन हम कवर कराने की सोच रहे हैं। ठीक है भाई, कोशिश करेंगे आपके 80% क्वेश्चन हम कवर करा दें। तो आपको क्या करना है, डेली हमारे साथ 7 पीएम पे डेली हमारे साथ आपको जुड़ना है। डेली आपको 7 पीएम पे एक तरह से वीडियो मिलेगी। हमने प्लेलिस्ट बना दी है और प्लेलिस्ट में आपको डेली के डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे। कोशिश करना आप लोग लाइव जुड़े। लाइव तो नहीं होता है, प्रीमियम में होता है। तो आप लाइव पे एक तरह से मान लो, आप कोशिश करना हमारे साथ डेली लाइव पे जुड़े। ठीक है भाई। डेली आपको 7 बजे जुड़ना है। 20-25 मिनट की वीडियो होगी जो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। बिना देरी करे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे वो थे गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। ठीक है भाई, गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा नागेश्वर। नागेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश किसकी पूजा करते थे। तो आपको पता है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो थे पशुपति की पूजा किया करते थे। किसके करते थे भाई, पशुपति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करते हैं, लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है। दिलवाड़ा, श्रवण बेलगोला या पार्श्वनाथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कुशीनगर। कुशीनगर में क्या हुआ था भाई, बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी। रजिया सुल्तान जो थी आपकी गुलाम वंश से संबंधित थी। किस वंश से संबंधित थी भाई, गुलाम वंश से संबंधित थी। अगर हम आगे बात करते हैं, गुलाम वंश को हम लोग और भी एक नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं भाई, इसको नाम देते हैं मामलूक वंश। मामलूक वंश इसको और बोलते हैं। ठीक है भाई, तो इसके कई नाम होते हैं। एक होता है गुलाम वंश, इसका होता है अगला मामलूक वंश होता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है। अगर शंकराचार्य की विश्वविद्यालय की बात करें तो यह भारत में, देखो इसकी पहले स्थापना की अगर बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पर स्थित है, कोच्चि में स्थित है। कोच्चि कहाँ पर स्थित है भाई, कोच्चि तो ऑप्शन में लिखा ही नहीं है। तो कोच्चि कहाँ पर स्थित है, आपको पता है, केरल में स्थित है। कोच्चि कहाँ पर स्थित है भाई, केरल में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा है, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों में ने रंगून भेज दिया था। तो किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को रंगून भेजा था, वो थे तुम्हारे बहादुर शाह जफर जी थे। और इनको अंग्रेजों ने कहा भेज दिया था, रंगून भेज दिया था। अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, सालबाई की संधि डैश में हस्ताक्षर किए थे, जिसमें पहले एंग्लो मराठा को समाप्त किया गया था। तो अगर हम बात करते हैं पहले एंग्लो मराठा को, पहले तो सालबाई की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी। संधि जो हुई थी तुम्हारी 17 मई 1782 को हुई थी। कब हुई थी, 17 मई 1782। तो यहाँ पर मई 1782, यानी कि यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मंड किसने लिखा था। तो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन के दौरान था, प्रसिद्ध उपन्यास जो आनंद मठ था वो लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जिसको चटर्जी भी बोलते हैं, यानी कि चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो स्पीड में थोड़ा सा क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हमें नहीं तोड़ना है। ठीक है भाई, लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा है 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था। देखो 1922 की अगर बात करते हैं, 12 फरवरी 1922 कब की बात है ये है 12 फरवरी 1922 एक कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड, जिसमें क्या हुआ था भाई, पूरे स्टेशन को कुछ लोगों ने आग लगा दी थी। ठीक है भाई, पूरे पुलिस स्टेशन को कुछ लोगों ने आग लगा दी थी। इसके कारण से 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है भारतीय संविधान में सम्मिलित विधि शासन की संकल्पना किस देश से के संविधान से ली गई? तो विधि जो शासन की संकल्पना है वो ली गई है जर्मनी से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, देखो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद किसमें है? 21 में है। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो क्या बोला गया भाई? स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार, देखो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये स्वतंत्रता का ही अधिकार है। किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का ही अधिकार है। इससे तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है राष्ट्रपति साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा, मतलब इसमें क्या था, एक तरह से कितने सदस्यों को यह मनोनीत करता है। ठीक है, उत्कृष्टता के आधार पर सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो इसमें वर्तमान में 250 सदस्य हैं। राज्यसभा वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 250 सदस्य हैं और 12 सदस्य क्या करता है? मनोनीत करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या अधिकतम है? तो वर्तमान में अगर किस राज्य की लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में इस समय उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो 25 सीटें हैं राजस्थान में। गुजरात में है 26 सीटें। इसके बाद बात करते हैं भाई महाराष्ट्र में है 48 सीटें। ठीक है, तो बताओ भाई किसमें सबसे ज्यादा है? तो इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तुम्हारा 14 लिखा है इनमें से कौन 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने? कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री बने वो है गुलजारी लाल नंदा। और अगर हम इनकी बात करते हैं ये कब कब बने हैं तो 1964 में इनको प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था जब तुम्हारी जेल नेहरू की मृत्यु यानी कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। फिर 1966 में फिर से इनको पुनः बनाया गया क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी, तो इनको क्या बनाया गया था? कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था। ठीक है भाई, अगर हम बात करते हैं मोरारजी देसाई की तो मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। पद पर रहते हुए इन्होंने क्या दिया था? इस्तीफा दिया था। पहले पीएम थे जिन्होंने पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया था। ज्यादा तो डिटेल नहीं बताते हैं क्योंकि फिर आप लोग एमसीक्यू वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही तो हम बताने लगे तो भी उस हिसाब से राजीव गांधी थे जो सबसे कम रूम के प्रधानमंत्री थे, बहुत डिटेल में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति डैश के अंतर्गत आती है। तो उच्च न्यायालय की जो रिट है वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी की जाती है। रिटें कितनी होती हैं? 5 होती हैं रिटें। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत आप जारी कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसकी से पीआईएल भी दायर कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो अगर हम भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 324 में है। भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद किसमें है? 324 में है। और बात करते हैं पंचायत, तो जो ग्राम पंचायत है ये जो है ना इसका जो चुनाव कराता है वो भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। ये एक तरह से वहां की गवर्नमेंट जो होती है, स्थानीय गवर्नमेंट होती है, वही कराती है पंचायत का चुनाव। पहली बार जो पंचायत का चुनाव हुआ था वो राजस्थान के नागौर जिले से चालू हुआ था। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महावादी के से संबंधित प्रावधान है? भारत के महावादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अगर इसकी बात करते हैं भारत के महान्यायवादी की तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 76। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तारों में देखो आपको बता दें हम हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 70% हाइड्रोजन होता है और लगभग 30% क्या होता है? हीलियम होता है। लगभग का होता है क्योंकि और भी गैसें इस पे होते हैं। सूर्य भी एक तारा है तो उसमें भी और भी गैसें हैं लगभग, आपको ये लगभग का डाटा होता है। ठीक है भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को लिखा है
कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं। देखो आपको पता होगा भाई, सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं वो टकराते हैं, वो जो मतलब एक साथ चक्कर लगाते हैं उल्का पिंड होते हैं, और ये कभी कभी उल्का पिंड क्या होते हैं, पृथ्वी से भी आके टकरा जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको पता होगा लोनार झील के बारे में सुने होंगे, तो लोनार झील कैसे बनी है, उल्का पिंड के टकराने से ही बनी है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्लेट विवर्तनी का जनक कहा जाता है। तो प्लेट विवर्तनी के जो जनक है अल्फ्रेड वेनेगर हैं, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है बोर्नियो, जावा और सुमित्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं। ये द्वीप हैं, बोर्नियो है, जावा है, सुमित्रा है, ये तुम्हारे इंडोनेशिया के द्वीप है। जैसे भारत का द्वीप कौन सा है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये भारत के हैं, और जैसे कि ये है तो ये है इंडोनेशिया के। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, सुएज नहर। देखो अगर हम सुएज नहर की बात करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन लिखा है सुएज नहर। सुएज नहर का जो निर्माण हुआ था 1859 से लेकर 69 तक चला था। 1859 से लेकर 1869 तक सुएज नहर का निर्माण चला था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये किसके बीच है, तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो 10 डिग्री जो चैनल है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करते हैं, तो 8 डिग्री जो चैनल है वो तुम्हारा मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। मिनिकॉय और किसके बीच है भाई, मालदीव के बीच में है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। अगर हम 9 डिग्री चैनल की बात करें आपको, तो 9 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान और निकोबार के बीच में है, ठीक है। सॉरी, हाँ 9 डिग्री चैनल है, तुम्हारा गड़बड़ हो गया, 10 डिग्री नहीं होगा भाई, इसमें गड़बड़ बांधा दी हमने। 9 डिग्री चैनल तुम्हारा किसके बीच में है, अंडमान। इसका जो आंसर होगा, एक मिनट, इसका जो आंसर क्या, क्वेश्चन क्या लिया था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये 10 डिग्री तो होगा भाई। अंडमान और निकोबार के बीच कौन सा चैनल, 10 डिग्री होगा। 9 डिग्री चैनल जो है ना तुम्हारा लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में होगा। हाँ ये होगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। किसके बीच में होगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में होगा। देखो देखो ऐसा होता है ना, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा इधर उधर दिमाग खो जाता है। मिनिकॉय के बीच में होगा, ठीक है भाई, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में होगा। बाकी आपको पता है भाई, पाक जल जो डमरू संधि है वो भारत और श्रीलंका के बीच में, ये भी आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 24, रायसीना हिल्स, जो रायसीना की पहाड़ी है आपको भी पता है, वो अरावली का उत्तर में विस्तार है, और ये कहाँ तक है इनका विस्तार, राष्ट्रपति भवन इसी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य के एक हिस्से पर थार का मरुस्थल नहीं है। देखो अगर हम बात करते हैं थार के मरुस्थल की, ठीक है भाई, तो ये अपना अगर मान लो देखा जाए तो ये अपना इस तरह से अपना ये मान लो भारत बना हुआ है, कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये कुछ हम थोड़ा सा ये मैप ऐप बनाने में थोड़ा सा कमज़ोर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाने के लिए है, ठीक। तो अगर हम थार के मरुस्थल की बात करें तो कुछ ये इस तरह से फैला हुआ है। यहाँ पर कौन सा राज्य पड़ जाता है, गुजरात पड़ जाता है, ठीक है, ये गुजरात पड़ जाता है, ये पड़ जाता है राजस्थान, इधर ये पंजाब और ये हरियाणा पड़ जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश तुम्हारा ये पड़ता है। तो भाई थार का मरुस्थल यहाँ पर तो नहीं है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो वही बोल रहे हैं भाई, डेली आपको मिलेंगे 7 बजे, डेली आपको 7 बजे मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो वाकई बहुत फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो सभी लोगों को जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को एक बार फिर से जय हिंद।